आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अगर हम पास्ट 2-3 डिकेड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एमएनसीज अपनी लोकेशन ढूंढने लगी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन चीप प्राइसेस पे हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एमएनसी की धीरे धीरे कंट्रीज में बढ़ती जा रही है। फॉरेन ट्रेड बढ़ता जा रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को बाई सेल बहुत ज़्यादा कर रही है। और फॉरेन ट्रेड मोस्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? एमएनसीज ही कर रही है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है फोर्ड मोटर्स का इंडिया में, वो कार ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन वो कार दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी जो अलग अलग जगह फैक्ट्रीज है। तो बहुत सारी एमएनसीज की जो एक्टिविटी है, ट्रेड है, वो गुड में कर रहे हैं, कोई गुड्स वगैरह बाय सेल कर रहे हैं या कोई सर्विसेज कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन हो रहा है प्रोडक्शन का और मार्केट का अक्रॉस कंट्री, अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन वगैरह लिंक हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन की बहुत जल्दी कंट्रीज इंटीग्रेट हो रही हैं, इंटरकनेक्टेड हो रही हैं, और इसमें मेजर रोल किसका है? एमएनसीज का है। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो मूव कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। कुछ कंट्रीज जैसे पहले के टाइम पे बहुत दूर मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे ड्यू टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत नियर आ गई हैं, एक दूसरे के पास आ गई हैं। सिर्फ गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट या टेक्नोलॉजी का ही ट्रेड या मूवमेंट नहीं होता। एक और तरीका है जिससे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं, वो है मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग एक कंट्री में दूसरी कंट्री के लिए में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्यों जाते हैं? बेटर इनकम के लिए, बेटर जॉब के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए। तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी क्या है कि इतना भी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है गवर्नमेंट। बहुत सारी कंट्रीज अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से लोग ना आए, वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। क्योंकि अगर मैं दूसरी कंट्री में जाऊंगी तो मैं वहाँ पे एजुकेशन लूँगी, उनकी पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाऊंगी और वहाँ पे जॉब लूँगी, जो कि फ़ायदा उठाना किसको चाहिए था? उनकी जो कंट्री के ओरिजिन में लोग हैं उनको उठाना चाहिए था। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर देती है? रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स दैट हैव एनेबल ग्लोबलाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है? पहला है टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। 50 ईयर्स में हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। फास्टर डिलीवरी हो रहा है, ठीक है, जो भी अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो भी फास्टर डिलीवरी हो रहा है, और वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। अब दिखा रखा है इन्होंने कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो गुड्स को हम कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, शिप, रेलवे, प्लेन, ट्रक, इनकी मदद से हम उनको भेजते हैं एक कंट्री से दूसरी की, ठीक है। तो कंटेनर्स क्या करते हैं? पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट को कम करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम दूसरे मार्केट में, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कॉस्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एयरलाइंस के थ्रू भी। अब क्या बताया कि और जो अगर हम टेक्नोलॉजी में ही बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ये सब धीरे धीरे, जिससे हम एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ कांटेक्ट कर सके अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जल्दी ले सकें, कम्युनिकेट कर सकें कोई भी रिमोट एरियाज में भी, ठीक है। वो किसकी मदद से करे जा सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं उनकी मदद से। तो कंप्यूटर की ज़रूरत जो है वो आज हर एक फील्ड में है। तो इंटरनेट जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ, इंस्टेंट ईमेल कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निग्लिजिबल कॉस्ट से, बस इंटरनेट कनेक्ट किया और हम किसी को भी कॉल भी कर सकते हैं बाय इंटरनेट, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को बढ़ाने में अक्रॉस कंट्रीज, उसमें आईटी कंपनीज का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब देखो, यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन, तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, एक न्यूज़ मैगजीन है जो पब्लिश होती है लंदन में लंदन रीडर्स के लिए, ठीक है, प्रिंट होगी दिल्ली में, टेक्स्ट होगा जो मैसेज मैगजीन का, वो इंटरनेट की मदद से दिल्ली ऑफिस में भेजा जाएगा। डिज़ाइनर्स जो है वो ऑर्डर ले लेंगे, है ना, और डिज़ाइन करेंगे, जो भी लंदन से आए हैं टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी से, ठीक है, तो वो सब मदद लेंगे कंप्यूटर वगैरह की। फिर प्रिंट करने के बाद एयर की मदद से वो लंदन भेज सकते हैं। फिर मनी भी कैसे, एक बैंक को ई बैंकिंग की मदद से वो लंदन बैंक से दिल्ली बैंक में भेज सकते हैं, जो भी उन्होंने डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग कराई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हमने कैसे लिबरलाइज किया। जब 1991 में हमारी एलपीजी पॉलिसी आई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, तब हमने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, लिबरल कर दिया, फ्री कर दिया। तो उसमें हमने और भी बहुत सारी चीज़ें की, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है चाइनीज़ टॉय का। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स पुट कर दे इंपोर्ट पे, तो क्या होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जिसको भी अगर बाय करने हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, उसे वो टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो अब उसे इंपोर्टेड आइटम्स पे हायर प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। तो इंडियन मार्केट में चाइनीज़ टॉय चीप नहीं रहेंगे। तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उनकी सेल, चाइनीज़ टॉयज़ की तो सेल कम हो जाएगी और इंडियन टॉयज़ की सेल इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और तो टैक्स अगर हम इंपोर्ट्स पे लगाते हैं तो उसे हम टैक्स बैरियर, ट्रेड बैरियर भी कहते हैं। बैरियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। गवर्नमेंट क्यों लगाती है ट्रेड बैरियर्स, जिससे वो इंक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को, और डिसाइड कर सके कि कौन से गुड हमें इंपोर्ट करने हैं, कितनी क्वांटिटी में करने हैं, ठीक है, वो सब। इंडियन गवर्नमेंट जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब हमने बहुत सारे बैरियर्स लगा रखे थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। वो ज़रूरी भी था क्योंकि हम अभी तो आज़ाद हुए हैं और तभी हम फॉरेन कंपनीज़ को बुला लें, और हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन भी नहीं थी, तो इंडियन जो प्रोड्यूसर थे वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते थे। तो इंडस्ट्रीज़ तभी आई थी 50-60s में, ठीक है। तो इसलिए हमने फॉरेन ट्रेड नहीं अलाउ किया। तो जो भी अगर कोई एसेंशियल आइटम्स थे, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, ये सभी हमने, इन पे ही हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी एसेंशियल आइटम्स पे, वरना हमने ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स लगा रखे थे। और हर एक में होता है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री आज के टाइम पे जो है वो पहले के टाइम पे कहीं ना कहीं अपनी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रेस्ट्रिक्शंस लगाती ही है।
अब 1991 में मैंने भी बताया कि हमने एलपीजी पॉलिसी लेके आए, तो हमने क्या करा कि हमने इंडियन प्रोड्यूसर्स को अब कंपटीशन फेस करवाना चाहा, ठीक है। तो हमने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी, तो अब जो भी प्रोड्यूसर दूसरी कंट्री के हैं वो भी हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कंपटीशन होता है तो इम्प्रूवमेंट भी आता है प्रोड्यूसर का कंट्री के अंदर भी, और जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये भी सपोर्ट किया गया। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे WTO या IMF, ये सब। तो बैरियर्स जो है फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे वो रिमूव कर दिए गए बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हमारी कंट्री में इजी हो गया। फॉरेन कंपनीज ने धीरे धीरे हमारी कंट्री में फैक्ट्रीज, ऑफिसेज यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए। तो इन्होंने डेफिनेशन भी दे दी कि अगर हम रिमूव करेंगे बैरियर्स या रेस्ट्रिक्शंस को जो भी गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, उसे ही हम लिबरलाइजेशन कहेंगे। तो बिजनेसेस जो है वो अब अपना डिसीजन फ्रीली ले सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत कम रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जितनी पहले लगाया करती थी उससे कम लगाएगी अब, ठीक है। उन्हें हम लिबरल बना देंगे, फ्री कर देंगे। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। ये पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो यही कहते हैं कि बैरियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे, तो इसलिए कोई भी बैरियर नहीं होने चाहिए। तो ट्रेड जो है विद इन कंट्रीज, बिटवीन द कंट्रीज फ्री होना चाहिए, उन्हें अपनी सारी पॉलिसीज लिबरलाइज करनी चाहिए। तो WTO भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यही एम रखती है कि इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइज हो जाए। तो ये इनिशिएटिव पहले ज़्यादा तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने शुरू किया, तो उन्होंने रूल्स, WTO ने रूल्स लाए बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड के, और यही चाहा कि हर एक कंट्री उनको ओबे करे। 160 कंट्रीज़ जो हैं उसका मेंबर बनी। फिर WTO यही चाहता है कि सब जगह ट्रेड फ्री रहे, लेकिन हमने देखा है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अनफेयरली रिटेन करती हैं ट्रेड बैरियर्स। जैसे WTO ने, मतलब डेवलप्ड कंट्री तो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखेगी, और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उन्हें फोर्स करेगी कि तुम ट्रेड बैरियर्स को हटा दो। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, हमारी कंट्री के अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट US में जाने हो तो वो कह देंगे कि हमारा मार्केट वो कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट US का इंडिया में आना हो तो वो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी आती है। अब देखो ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में भी बता रखा है, डिबेट दे रखी है एक। अब हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, GDP में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अगर हम US की कंट्री से कंपेयर करें तो US का एग्रीकल्चर जो है GDP का 1% है, और एम्प्लॉयमेंट कितनी है 0.5%, ठीक है। वेरी स्मॉल परसेंटेज बता रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व्ड है और उन्हें बहुत पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो US की गवर्नमेंट भी जो है ना वो भी बहुत सारा उन्हें पैसा देती है, प्रॉस्परस करके रखती है अपने फार्मर्स को, ठीक है। तो अब क्या होगा कि US फार्मर्स जो है वो अपना सेल कर सकते हैं फार्म प्रोडक्ट बहुत ही
अब नॉर्मल या लो प्राइसेस पे। सरप्लस जो प्रोडक्ट है वो कुछ और कंट्री में भी सेल कर सकते हैं लोअर प्राइसेस पे। तो इससे क्या होगा, अगर उनका कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में लोअर प्राइसेस पे आ रहा है और हमारा ही प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है सब्सिडी वगैरह पे, तो क्या होगा कि हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ा दिखेगा, उनका कॉस्ट डिक्रीज दिखेगा। अब बायर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, महंगा या सस्ता? हम हमेशा सस्ता प्रोडक्ट खरीदेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, हमें ये फर्क नहीं पड़ता। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो यही डेवलप्ड कंट्री से कह रही है कि क्या कह रहे हैं कि वी हैव रिड्यूस ट्रेड बैरियर एज पर WTO रूल। हमने WTO रूल के अकॉर्डिंग कर तो दिए डिक्रीज, बट यू हैव इग्नोर द रूल ऑफ WTO। लेकिन तुम तो खुद ही भूल गए WTO के रूल, एंड हैव कंटिन्यू टू पे योर फार्मर वास्ट सम ऑफ मनी। और खुद अपने फार्मर्स को बहुत पैसा दे रहे हो सब्सिडीज के रूप में, और हमें मना कर रहे हो कि अपने फार्मर्स को मत दो। ठीक है, तो क्या ये फ्री और फेयर ट्रेड है? नो। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में क्या इम्पैक्ट रहा है ग्लोबलाइजेशन का? लास्ट 20 ईयर्स में ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी आया है इंडियन इकोनॉमी में, और बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को अफेक्ट करा है उसने। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से क्या आया है, ग्रेटर कंपटीशन आया है। लोकल या फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टू सर्वाइव इन द मार्केट। और वो एडवांटेजेस किसके लिए है? कंज्यूमर्स के लिए है। ठीक है, वेल ऑफ सेक्शन जो है उनको चॉइस मिल रही है ना, वो जो भी अच्छा प्रोडक्ट होगा वो खरीदना चाहेंगे अर्बन एरियाज में। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी मिलेगी, लोअर प्राइसेस मिलेगा, सेवरल प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के टाइम पे लोगों के पास कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ गया है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। फैसिलिटीज ज़्यादा हैं लोगों के पास। अब लेकिन अगर हम वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का वो एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? पहला रीज़न क्या है, MNCs ने इंक्रीज करी है इन्वेस्टमेंट इंडिया में पास्ट ईयर्स में, तो बहुत बेनिफिशियल है। उसके साथ साथ वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जैसे सेलफोन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड सर्विसेज, जब बैंकिंग इन अर्बन एरियाज में, इनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो वेल ऑफ बायर्स को ही वो टारगेट करते हैं। इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, इसमें सर्विस क्या न्यू जॉब्स क्रिएट हुई है, लोकल कंपनीज क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है, जो इनको सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल वो भी प्रॉस्परस हो रही है। ठीक है, सेकेंडली क्या बताया इन्होंने, बहुत सारी टॉप कंट्रीज जो है वो बेनिफिट हुई है कि कंपटीशन बढ़ा है, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, प्रोडक्शन मेथड बढ़े हैं, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं। ठीक है, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन करे हैं उन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से लार्ज कंपनीज जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इमर्ज हुई हैं। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री भी अब मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। अब हम भी अलग अलग कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, ठीक है, एशियन पेंट, सुंदराम फास्टेनर्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड अपना काम करती हैं। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं। ठीक है, ज़्यादातर IT में करी हैं। इंडियन कंपनीज जो हैं, जैसे बताया था इन्होंने कि लंदन में मैगजीन है, ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग इंडिया में करा रहे हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह इंडिया में होते हैं। ठीक है, डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सब हमारी कंट्री में हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चीपली अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम ये सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में। अब इन्होंने ये दे रखा है, अभी ये पढ़ते हैं, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, हमने क्या करा है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग स्टेप्स लेती है जिससे हम फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके। इंडस्ट्रियल जोन बनाई है, उसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटी देते हैं। कोई भी कंपनी जो अपनी प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे लगाएगी उन्हें ज़्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे कुछ 5 ईयर्स तक। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेबर लॉज इजी होते हैं। ठीक है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या करना पड़ेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे जिससे वो अपने वर्कर्स को के राइट को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि वो अगर इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहे तो कर सकती है। ठीक है, हायर कर सकती है वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे, फ्लेक्सिबल रहेगी शॉर्ट पीरियड के लिए, जब भी उनको प्रेशर ऑफ वर्क रहेगा तब हायर कर ले, वरना उन्हें निकाल सकती है। ठीक है, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर घट जाए। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंपनीज कभी सेटिस्फाई नहीं होती, वो अभी भी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मांगती है। अब देखो दिखा रखा है दो, वो बता रखा है कि हम ये कह रहे हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हुआ है, कंपनी लोकल प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ है। अब देखते हैं कि compete कर रहे हैं या पैरिश हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है ना, वर्कर्स जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। पहला है राइजिंग कंपटीशन। रवि जो है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा क्राइसिस उन्हें फेस करना पड़ेगा एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट इतने शॉर्ट पीरियड में। उन्होंने लोन लिया था कि कंपनी शुरू करेंगे कैपेसिटर्स की। होसुर इंडस्ट्रियल टाउन है तमिलनाडु में। कैपेसिटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज में, जैसे ट्यूबलाइट, टेलीविज़न में यूज़ होते हैं, लेकिन 3 इयर्स में ही वो अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, और बस 20 वर्कर्स ही हैं। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपनी कंपनी को चलाने में, क्योंकि गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं और कैपेसिटर्स इंपोर्ट होने लगे हैं। और तो जो उनके क्लाइंट थे टेलीविज़न कंपनीज के, तो जो डिफरेंट कंपोनेंट बाय करते थे, कैपेसिटर्स वगैरह, लेकिन कॉम्पिटिशन्स की वजह से एमएनसी ब्रांड की जो हमारी कंट्री में आए, तो इंडियन टेलीविज़न कंपनीज को मूव करना पड़ा असेंबलिंग एक्टिविटीज़ फॉर एमएनसीज। तो अगर कोई थोड़े बहुत कैपेसिटर्स खरीद भी रहे थे, वो भी इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनके प्राइसेस हाफ थे। जो भी रवि चार्ज कर रहा था उससे वे बिल्कुल हाफ थे। तो अब उन्हें अब हाफ बिक ही नहीं रहे, तो कम बनाएंगे तो उन्हें 7 वर्कर्स को निकालना पड़ेगा। अपने कुछ उसके फ्रेंड हैं जैसे हैदराबाद या चेन्नई में, उन्हें तो अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ गया ड्यू टू कंपटीशन। अभी इन्होंने बताया कि बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल ऑयल, ये कुछ एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ के जहाँ पे हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है। उन्हें अपना बिजनेस तक बंद करना पड़ गया है और उनके वर्कर्स जॉबलेस हो गए हैं। ठीक है, अब आता है कि कंपटीशन एंड अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन की वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई है। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबल लेबर चाहिए, जब चाहे बुला लें, जब चाहे निकाल दें। तो जॉब अब जो है वो अब सिक्योर नहीं रही है।
लार्ज एमएनसी जो गारमेंट यूरोप और अमेरिका की है वो ऑर्डर देती है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, तो ये एमएनसीज चीपेस्ट गुड को देखती हैं, जो जहाँ पे भी चीप पड़ेगा वहाँ पे अपना ऑर्डर देंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो जिससे हम इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो है वो जिससे सस्ता कर पाए, वो यही चाहते हैं कि उनकी कॉस्ट कम हो। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो कम नहीं हो सकती, तो वो लेबर कॉस्ट कम कर देते हैं। तो जहाँ पे परमानेंट बेसिस पे वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते थे, अब वो टेम्पररी बेसिस पे हायर कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें अब पूरे साल के लिए पैसे नहीं पे करने, और ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे काम कराते हैं, नाइट शिफ्ट चलवाते हैं रेगुलर बेसिस पे और पीक सीजन्स में, है ना, जिससे उनकी वेजेस कम, और उन्हें वेजेस कम देते हैं, ओवर टाइम करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो अपना कॉस्ट कम कर पाए और वर्कर्स को भी जॉब मिल पाए। एमएनसीज को तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वर्कर्स को फेयर शेयर और बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब गारमेंट वर्कर के बारे में बता रखा है, 35 ईयर ओल्ड सुशीला है, जो उन्होंने गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री दिल्ली में है, उन्होंने बहुत टाइम तक काम किया है, ठीक है। परमानेंट वर्कर थी, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ओवर टाइम, ये सब भी मिलता था। लेकिन सुशीला फैक्ट्री जो थी, सुशीला की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो गई। तो जब उन्हें काम मिला 6 मंथ के बाद, उन्हें जॉब मिली 300 किलोमीटर, जो उनके घर से बहुत दूर है, ठीक है। मतलब बहुत सारे साल तक काम करने के बाद भी वो टेम्परेरी वर्कर है और हाफ कमा रही है जितना पहले कमा रही थी। उन्हें अपना सुबह 7:30 बजे घर छोड़ना पड़ता है, 10 बजे घर आती हैं, ठीक है। मतलब अगर एक दिन काम नहीं करेंगी तो कोई वेजेस भी नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी नहीं मिल रही। तो उनके घर के आसपास जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स लेती हैं और कभी कभी बहुत कम पैसे भी देती हैं। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की जो कंडीशन है, हार्डशिप जो है, तो हमें पता चलता है कि कितनी ख़राब है। तो ज़्यादातर वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उनकी कंडीशंस जो है बहुत ख़राब है, और इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अगर कोई काम कर रहा है उनकी भी हालत ख़राब है, ठीक है। उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, बेनिफिट नहीं मिल रहा जैसे पहले मिलता था। अब बता रखा है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। कि हमें पता चलता है कि सबके लिए बेनिफिशियल नहीं है ग्लोबलाइजेशन। जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, वेल्थ है, वो सब न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे, लेकिन जो पीपल नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट ढंग से नहीं मिल पा रहा। ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम में रियलिटी है, और ग्लोबलाइजेशन ने को फेयर बनाए कैसे, ये क्वेश्चन है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? जो क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटी सबके लिए और बेनिफिट देगा सबको। तो गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिसीज़ जैसे जो इंटरेस्ट है लोगों का उसको प्रोटेक्ट करे, रिच पावरफुल का ही नहीं, सिर्फ सबके लिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन उनका करवा सकती है जिससे वर्कर्स का राइट फुलफिल हो, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट कर सकती है जिससे उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट उनके कभी कभी क्या कर सकती है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगा सकती है, फेयर रूल्स की भी डिमांड कर सकती है WTO से, ठीक है। अलाइन कर सकती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ सिमिलर इंटरेस्ट जिसके पास है, जो WTO अपने रूल्स जो डोमिनेट करना चाहता है या डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करना चाहती हैं, उनके साथ वो लड़ सकती है।
तो मैसिव कैंपेन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, ये सब हुआ है जिससे हम WTO के रूल्स को इन्फ्लुएंस कर सकें। ठीक है, तो लोगों का जो है डेमोन्स्ट्रेशन वो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर हम फ्रीयर ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं। एक पिक्चर भी दी है इन्होंने। ठीक है, सम अप यही है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा बदला है। MNCs आई हैं, चीप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देती हैं, चॉइस देती हैं, टेक्नोलॉजी देती हैं, लिबरलाइज कर दिया है, ट्रेड बैरियर्स हट गए हैं, लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो ज़्यादातर वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही गया है। वर्कर्स ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाए हैं। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और पुअर हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।